अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बुक के ऊपर, इसको मेंशन कर लें। बेटे जी एक्स रेज क्या है? शार्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर एक्स रेज। तो एक्स रेज बेटा जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं जो प्रोड्यूस होती हैं जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम हैवी मेटल एनोड के ऊपर स्ट्राइक करती है, यानी कि ऐसी मेटल जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो, उसके ऊपर जब हाई एनर्जी या हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन फॉल करते हैं तो बेटा जी क्या होता है, उस एनोड से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया। तो एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे हम एक्सपोज डायग्राम बनाते हैं। आपने इस डायग्राम की मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है बेटा जी। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में ये बेटा जी लगा हुआ है हीटेड टंगस्टन, यानी कि ये एनोड है, कैथोड है, और इस तरफ बेटा जी प्लेट लगी हुई है किसकी? एनोड की। ठीक हो गया। और इसके दरमियान ये बेटा जी रखा हुआ है हैवी मेटल एनोड। ये क्या है? हैवी मेटल एनोड। तो यहाँ पे बेटा जी ये क्या है? ये कैथोड है। ये बेटा जी क्या है? ये डिस्चार्ज ट्यूब है। ये क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। ये बेटा जी क्या है? ये हैवी मेटल, हैवी मेटल क्या है? ये एनोड है। ठीक हो गया। अब क्या है कि जब इस हीटेड टंगस्टन को यानी कि कैथोड को हाई एनर्जी देते हैं, हाई वोल्टेज देते हैं, तो क्या होता है बेटा जी, यहां से इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बीम जैसे ही इस एनोड के ऊपर फॉल करेगी तो इससे बेटा जी खास किस्म की रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? जिन्हें आप बोलते हैं बेटा जी एक्स रेज। ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस हुई बेटा जी? ये है जी एक्स रेज। इन एक्स रेज को पास किया जाता है बेटा जी किसमें? पहले प्लाटिनम के स्लिट में से और उसके बाद एल्युमिनियम के स्लिट में से। स्लिट क्या है? एक सुराख है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक्स रेज हर डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है ना, तो हम इनका स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो स्टडी करना चाहते हैं। तो क्या किया जाता है कि इन एक्स रेज के रास्ते में स्लिट लगा दी जाती है। जो पहले वाली स्लिट है वो बेटा किस चीज़ की बनी हुई है? प्लाटिनम की। और दूसरे वाली किस चीज़ की बनी है? एल्युमिनियम की। तो यहाँ से ये एक्स रेज जब पास होंगी तो इनका स्पेसिफिक पोर्शन ही जो है वो आगे मूव करेगा। सही हो गया। आगे बेटे यहाँ पे एक क्रिस्टल पड़ा हुआ है। ये क्या है? एक क्रिस्टल है। और ये क्रिस्टल किस साल्ट का है? पोटाशियम हेक्सासियानोफिरेट। ये बेटा जी एक साल्ट है, कॉम्प्लेक्स साल्ट, पोटाशियम हेक्सासियानोफिरेट। ये उसका क्रिस्टल है। ठीक हो गया। जैसे ही ये एक्स रेज इस क्रिस्टल के ऊपर फॉल करेंगी तो बेटा जी एक्स रेज क्या हो जाएंगी? स्प्लिट हो जाएंगी। एक्स रेज क्या हो जाएंगी? स्प्लिट हो जाएंगी। ठीक है ना। आगे क्या होगा बेटा? यहां पे लगाई हुई है फोटोग्राफिक प्लेट। क्या लगाई हुई है? फोटोग्राफिक प्लेट। इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आपको क्या मिलेगा? यहां पे आपको एक्स रेज का स्पेक्ट्रम मिलेगा। यहां पे क्या मिलेगा आपको? एक्स रेज का स्पेक्ट्रम। ये क्या है? एक्स रेज स्पेक्ट्रम। ठीक है ना बेटा। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि अरे ऑफ कंपोनेंट ऑफ लाइट। लाइट के कंपोनेंट्स की अरेंजमेंट तरतीब को आप क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो यहां पे क्या होगा? इन एक्स रेज के कंपोनेंट्स की आपको क्या मिलेगा? एक सीक्वेंस मिलेगा। इसे आप क्या बोलेंगे? एक्स रेज स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है। जिस प्लेट के ऊपर ये स्पेक्ट्रम बन रहा है आप बेटे उसे क्या बोलते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट। ओके हो गया। ये फोटोग्राफिक प्लेट है। तो ये एक्सपेरिमेंट एज सच आपने बेटा जी स्टेटमेंट की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। एक्सपेरिमेंट में आप क्या बताएंगे कि व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू टंगस्टन। टंगस्टन बेटा जी एक मेटल है जिसका सिंबल होता है W, कैपिटल W। ठीक हो गया। उसको जब हाई वोल्टेज दिया जाता है तो उससे बेटा जी क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रॉन बीम। वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। वो इलेक्ट्रॉन्स आगे जाके बेटा स्ट्राइक करेंगे किसके ऊपर? मेटल के एनोड के ऊपर।
सही हो गया। तो मेटल पे जब स्ट्राइक करेंगे तो मेटल से बेटा जी खास किस्म की रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, एक्सरेज बोलते हैं। उन एक्सरेज को आप किस में से पास करेंगे बेटा जी, प्लाटिनम और एल्यूमिनियम के स्लिट में से, ताकि हम इनका स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो स्टडी कर सकें। फिर ये एक्सरेज बेटा जी फॉल करेंगी किसके ऊपर, पोटाशियम हेक्सासियानो फिर रेड क्रिस्टल के ऊपर फॉल करेंगी, और ये एक्सरेज क्या हो जाएंगी, अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएंगी। आगे बेटा जी क्या लगाई हुई है, फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, एक्सरेज स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। बात की समझ लगी। एक्सरे स्पेक्ट्रम आप जो है वो स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एनोड है ये किस नेचर का है। तो बेटे याद रखना है, एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मेटेलिक एनोड। याद रहेगा बेटे, वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मेटेलिक एनोड। यानी कि जिस नेचर का एनोड होगा उसी नेचर की बेटा जी क्या प्रोड्यूस होंगी, एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी। सही हो गया। अब इसको अब हम क्या करते हैं, एटॉमिक लेवल के ऊपर देखते हैं कि एटम से कहां से ये जो है वो एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही हैं। ये देखो बेटा जी, हमें पता है कि ये एटम का क्या है जी, न्यूक्लियस। उसके बाद बेटा जी ये क्या है, पहला शेल। ये क्या है, दूसरा शेल। ये बेटा जी क्या है, तीसरा शेल। इसी तरह ये क्या है, चौथा शेल। और इसी तरह ये क्या है बेटा, पांचवा शेल। सही हो गया। बताओ बेटा, पहले शेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के शेल से। दूसरे शेल को, थर्ड को बेटा जी एम शेल से। इसी तरह फोर्थ को एन शेल से, और उसके ऊपर बेटा जी ओ पी वगैरह। ठीक हो गया। अब वो क्या कहता है, कहता है कि जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम क्या करती है, मेटल एटम के ऊपर फॉल करती है, तो वो मेटल के एल एम एन शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देती है, नॉकआउट कर देती है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा वहां पे बेटा जी क्या क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इस दौरान क्या होगा कि यहां से हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पे आ सकता है बेटा जी, के शेल में आ सकता है। अगर वो वैकेंसी एल शेल में प्रोड्यूस हुई है तो फिर इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पे आएगा बेटा जी, एल शेल में आएगा। अगर वो वैकेंसी बेटा जी कहां प्रोड्यूस हुई थी, एम शेल में, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, एम शेल में। तो आपने पढ़ा था बोहर एटॉमिक मॉडल में, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल इट एमिट्स रेडिएशंस। तो यहां पे बेटा जी क्या, इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है कहां से, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में। तो ये क्या एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। और वो रेडिएशन किस नेचर की होंगी, एक्स रेज। बात की समझ लगी। अब याद रखिए कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है कहां से बेटा जी, हाई शेल से के शेल में, तो फिर बेटा जी जो एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी, यहां पे हम लिख लेते हैं, अब जो एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी वो किस सीरीज की होंगी, के सीरीज की होंगी। किस सीरीज की होंगी, के सीरीज की होंगी। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है हाई शेल में से एल शेल में, तो तब जो बेटा जी एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी वो किस सीरीज की होंगी, एल सीरीज की होंगी। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है हाई शेल से एम शेल में, तो वो बेटा एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी किस सीरीज की, एम सीरीज की। ठीक है। तो कहता है कि यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो के सीरीज की हैं, एल सीरीज की हैं और एम सीरीज की हैं। सीरीज क्या होती है बेटा जी, स्पेक्ट्रल लाइंस की कॉम्बिनेशन। ठीक है ना बेटे। तो याद रखिएगा यहाँ पे के सीरीज की दो लाइंस हैं, कौन कौन सी, के अल्फा और के बीटा। इसी तरह यहाँ पे एल अल्फा और एल बीटा। इसी तरह बेटा जी एल एम अल्फा और एम बेटा जी क्या है, बीटा। तो यानी कि ये इतनी टाइप्स की जो है वो एक्स रेज प्रोड्यूस हो सकती हैं। ठीक हो गया। अब बेटा मुझे बताएं कि इलेक्ट्रॉन जब हाई शेल में से जंप करके लोअर में आता है तो कहां पे वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशंस एमिट करेगा, के में, एल में या एम में, के में, क्योंकि के में वो सबसे नीचे है। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन के में आएगा तो उससे जो प्रोड्यूस होंगी एक्स रेज, उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। उससे कम बेटा जी
उससे कम m, ठीक हो गया। अब मुझे बताएं एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या ताल्लुक है? डायरेक्ट। एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, वेव नंबर भी ज्यादा, वेवलेंथ कम, क्योंकि वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो आपने बेटे याद रखना है कि यहां पे मैं लिखता हूं K सीरीज, यहां पे लिखते हैं जी L सीरीज, और यहां पे हमने लिखा जी M सीरीज, ठीक है। तो यहां पे इस सीरीज में ऊपर से नीचे एनर्जी बेटा जी क्या हो रही है? एनर्जी डिक्रीज हो रही है, सही हो गया। एनर्जी डिक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो वेव नंबर भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज क्या चीज हो रही है? वेवलेंथ। अब आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि KLM किस सीरीज की एक्स जो एक्स रेज हैं उनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी? M सीरीज की। किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी बेटा जी? K सीरीज। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी? K सीरीज की। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी? M सीरीज की। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके हो गया। अब बेटा जी इस एक्सपेरिमेंट को मोजले ने जो है वो बड़ा ही कंप्रीहेंसिवली सिस्टमेटिकली जो है उसको स्टडी किया। उसने क्या किया? मोजले परफॉर्म सेम एक्सपेरिमेंट। मोजले ने बेटा जी क्या किया? यहां पर एनोड की जगह पर 38 एलिमेंट्स को यूज किया, ठीक है। मोजले ने क्या किया बेटा जी? यूज किया 38 एलिमेंट्स को। पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक जो 38 एलिमेंट्स हैं उनको बेटा जी उसने क्या किया? एनोड बना के 1 बाय 1 रखा और उनसे प्रोड्यूस होने वाली एक्स रेज की वेवलेंथ को स्टडी किया। उसने जो एक्स रेज की वेवलेंथ स्टडी की वो बेटा जी 0.04 एंगस्ट्रम से लेकर 8 एंगस्ट्रम इतनी वेवलेंथ जो है उसने स्टडी की। किसने? मोजले ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोजले ने 38 एलिमेंट्स एनोड के तौर पे इस्तेमाल किए थे, उससे प्रोड्यूस होने वाली एक्स रेज की वेवलेंथ की रेंज कितनी उसने स्टडी की थी? तो वो 0.04 एंगस्ट्रम से लेकर 8 एंगस्ट्रम तक। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। उसके बाद बेटा जी उसने क्या किया? अपने इस एक्सपेरिमेंट से कुछ बातें कंक्लूड की, ठीक है। तो उसके कंक्लूजन्स क्या थे वो हम देखते हैं। कंक्लूजन्स ऑफ मोजले एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला कंक्लूजन बेटा जी, सबसे पहला कंक्लूजन क्या था? ये वाला कि जो वेवलेंथ है वो सबसे कम किसकी है? K सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस की, ठीक है ना बेटे। पहला क्या है कि K सीरीज की जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं इनकी वेवलेंथ बेटा जी कम होती है किससे? L सीरीज से। L सीरीज की कम होती है किससे बेटा जी? M सीरीज से। ये ऑर्डर किस चीज का बेटा जी? ये वेवलेंथ का ऑर्डर है, सही हो गया। तो बताएं सबसे शॉर्ट वेवलेंथ किसकी है? K सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस की। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? M सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस की, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइन किसकी बेटे? एक्स-रे स्पेक्ट्रम की। ओके हो गया। दूसरा उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने देखा जी कि जो वेवलेंथ है, जो फ्रीक्वेंसी है एक्स रेज की, वो एटॉमिक नंबर के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसने क्या देखा बेटा कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा जी? एटॉमिक नंबर के स्केयर के। इसे आप क्या बोलते हैं? मोजलेज लॉ भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मोजलेज लॉ, ठीक है। ये क्या बेटा जी? मोजलेज लॉ। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट मोजले लॉ, तो आप क्या बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू मोजलेज लॉ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज वेरीज स्केयर टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना बेटे। कि एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के स्केयर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी बेटा जी? एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी। अब बेटा जी इस साइन को खत्म करेंगे तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। तो ये क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू, ये आ गया A, और यहां पे हम क्या लिखेंगे? Z का स्केयर। ओके हो गया। अब बेटा जी जो Z है ये एटॉमिक नंबर है।
अब हमें पता है कि एटम में न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। उन इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम लगती है। तो ये जो फील्डिंग इफेक्ट की वजह से डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, इसे आप क्या बोलते हैं, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब है यहां पे हमें माइनस करना पड़ेगा, क्या बेटा जी, माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस बी करना पड़ेगा। ये क्या है, शील्डिंग इफेक्ट है, सही हो गया। और जी माइनस बी क्या है बेटा जी, ये अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। अब अगर बेटा जी इस स्क्वायर को खत्म करना हो, अगर हमने इस स्क्वायर को क्या करना हो, खत्म करना हो, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा जी, v अंडर रूट किसके इक्वल आ गया, a z माइनस बी। यहां पे a और b दोनों ही क्या है बेटा जी, कांस्टेंट है। और ये है फाइनल फॉर्म ऑफ मोजलेस लॉ, ये मोजलेस लॉ की फाइनल फॉर्म है। आपसे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज मोजलेस लॉ या स्ट्रेट मोजले लॉ, तो आप क्या बताएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। और बेटा साथ इसकी आपने क्या लिखनी है, ये मैथमेटिकल फॉर्म। यहां पे ए क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और बेटा जी बी क्या है, ये शील्डिंग इफेक्ट है। ओके हो गया। अब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोजलेस लॉ। मोजलेस लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, देखिए मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज किया गया था, जिसकी वजह से बहुत से एलिमेंट्स की पोजीशन गलत थी। तो मोजले लॉ ने बेटा जी क्या किया, मोजले लॉ की वजह से एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट आया। तो एटॉमिक नंबर की बेस पर जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो पीरियोडिक टेबल में आर्गॉन और पोटाशियम की, इसी तरह कोबाल्ट और निकल की, इनकी पोजीशंस बेटा जी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। इनकी पोजीशंस क्या हो गई, करेक्ट हो गई। इसके अलावा बेटा जी डिस्कवरी हुई नए एलिमेंट्स की, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। मोजलेस लॉ के बाद बहुत से नए एलिमेंट्स की डिस्कवरीज हुई, जैसा कि बेटा जी प्रोटेक्टिनियम है, रोडियम है, वगैरह वगैरह। सही हो गया। और थर्ड बेटा मोजले लॉ की मदद से रेयर अर्थ एलिमेंट्स की हमने क्या फाइंड किए, एटॉमिक नंबर्स। ठीक है ना, डिटरमिन एटॉमिक नंबर्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। ये रेयर अर्थ मेटल्स बेटा ये कहां पे है, पीरियोडिक टेबल में। ये पीरियोडिक टेबल में जो नीचे ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं, इन्हें बेटे आप क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ओके हो गया बेटा जी। ये था जी आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो क्या है, नंबर 1 व्हाट आर एक्स रेज, नंबर 2 हाउ एक्स रेज वर प्रोड्यूस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, नंबर 3 व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एक्स रेज। ये है बेटा जी ओरिजिन ऑफ एक्स रेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, कि जब क्या होता है आप इलेक्ट्रॉन बीम को फॉल करते हैं मेटल एनोड के ऊपर, तो KLM शेल में से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, नॉकआउट हो जाते हैं। तो हाई एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है K शेल में, L शेल में या M शेल में, तो वो स्पेसिफिक टाइप की रेडिएशन एमिट करता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, एक्स रेज। ओके हो गया। उसके बाद बेटा जी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मोजलेस लॉ, राइट इट्स सिग्निफिकेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है। तो मोजले लॉ की बेटा डेफिनेशन करने के साथ आपने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है और साथ इसकी इंपॉर्टेंस भी एक्सप्लेन करनी है। सब बच्चों को ये क्लियर है?